स्वामी जी, वैसे तो आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास एक ऐसा विषय है जो शायद इस देश के किसी मंत्री के पास नहीं है। और वो विषय ऐसा है कि गांधी परिवार के पिछले आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के लूट का हिसाब पूरा करने का काम आपके पास है। वो काम कैसे होगा, इस पर मुझे लगता है कि ये सेशन लाइव के भी सारे दर्शक सुनना चाहेंगे, यहाँ बैठे हुए भी। आप सहमत है ना मेरे से? 100%। यानी उनका लूट वापस लाने का, या दोनों होना चाहिए, वापस भी आना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। हाँ, देखिए, ज़्यादातर जो हमारे लोगों ने बेईमानी करके उस लूट को जो उन्होंने ज़्यादातर विदेशों में रखा, और विदेशों में अब लगभग मैं समझता हूँ कि 125 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की धन विदेशों की बैंकों में है। और दुनिया में 70 देश ऐसे हैं जहाँ गुप्त बैंकिंग होती है, माने नंबर पर अकाउंट खोली जाती है और किसी को उसके बारे जानकारी नहीं मिलती है, पूछने से भी नहीं होती है। और धीरे धीरे अब क्योंकि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अमेरिका ने डंडा चलाई है, तो ऐसे अब नियम बनने लगे हैं जिससे ये सारा धन प्राप्त हो सकता है। 4 तरीके हैं जो मैंने देखा दुनिया में जिसको अपनाया गया है फिलहाल, और कई देशों ने इसका लाभ उठाया है। पहला है जो जर्मनी और फ्रांस ने 3-4 साल पहले उपयोग किया। जर्मन चांसलर मर्केल को ये पता लगा कि उनके कई अधिकारी लोगों का विदेशी बैंक अकाउंट नाजायज़ लिechtenstein, जो बगल में एक देश है छोटा सा, उसमें जमा है। तो उन्होंने लिechtenstein गए और राजा से वहाँ से बात की, वो एक राजवंश है वहाँ, उनसे बात की कि ये पैसा जो हमारे जर्मन नागरिकों ने रखा है और ख़ास तौर पर हमारे उच्च अधिकारी लोग, वो उसकी जानकारी हमें देनी चाहिए। तो लिechtenstein की राजा ने कहा कि हमारी सारी बिजनेस जो है वो तो गुप्त बैंकिंग पर आधारित है, हम देंगे तो फिर हमारे लिए फिर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मर्केल वापस आने के बाद अपने ऑफिसर्स को बुलाया और उनको कहा कि क्या रास्ता हो सकती है जिससे हमें राजा के बावजूद हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तब एक ऑफिसर ने कहा उनको कि जो बैंक है लिechtenstein बैंक, उसके सबसे उच्च अधिकारी उसको किसी तरीके से रिश्वत देकर पटाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि करो और जितना खर्च करना है, जितना वायदा करना करो और रिजल्ट मुझे दिलाओ। तब उन्होंने सबसे उच्च अधिकारी को धीरे धीरे कल्टीवेट करके उनको तैयार किया गया कि $500 million का रिश्वत और अमेरिका का सिटीजनशिप और प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी शक्ल बदलने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जान चली जाएगी, पता लग जाएगा सबको, तो मुझे एक नया घर, नया आइडेंटिटी, देश देनी चाहिए, नया आइडेंटिटी। वो सारा व्यवस्था करने के बाद उसने सारा बैंक का रिकॉर्ड्स को सीडी में डालकर जर्मनी को दिया। तो जर्मनी ने उसको छांट कर देखा जर्मन के कितने हैं और दूसरे देशों का कितना है, तो उनको 23 देशों का जानकारी मिली और उन्होंने अलग अलग सीडी बनाई और इन 23 देशों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारे पास आपके नागरिकों का विवरण है
और उसको हम आपके पास भेजने चाहते हैं यदि आप स्वीकार करेंगे तो इस 23 देशों से 22 देशों ने चिट्ठी तुरंत लिख दी, कहा दिया कि हम अपने एम्बेसडर आपके दफ्तर में भेजेंगे, आप सीडी दे दीजिए। एक देश ने माना नहीं, जवाब ही नहीं दिया। वो आप समझ सकते हैं कौन सा देश है। तो हम लोगों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक जेठमलानी ने केस डाली जिसमें मैं भी हूँ, और उसके रास्ते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये कहा गया कि ये मंगवाओ, और वो आया है। अभी तक उनसे जो नाम है बाहर नहीं आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सील्ड एनवेलप में है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ी दिन में इनको बाहर आ जाना चाहिए। तो एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है जो अमेरिका ने अपनाया। अमेरिका को पता लगा कि 5,276 अमेरिकन नागरिकों का अकाउंट्स 2 बैंक में है, क्रेडिट स्विस और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो उन्होंने ये क्या किया, अपने FBI के लोगों को, गुप्तचर विभाग जो उनकी CBI के जैसे उनका FBI है, FBI वैसे IB का भी काम करती है, जैसे हमारे देश में अलग है IB और CBI, परंतु वहाँ दोनों को मिलाकर FBI रखा है। FBI के एजेंट्स को भेजा इन दोनों बैंक के दफ्तर में वाशिंगटन के शाखा में, और उन ऑफिसर से कहा गया कि ये नाम है, आप कृपया ये नाम हमें इनका विवरण दे दीजिए। तो ऑफिसर्स ने कहा कि हम तो ये नहीं कर सकते, हमने तो कसम खाई है कि हम कभी इसको यानी खुलासा नहीं करेंगे, इसको गुप्त रखेंगे। तो शाम को FBI ने इस सारे ऑफिसर्स को अरेस्ट करके क्रिमिनल्स के साथ जेल में डाल दी, और 2 दिन के अंदर स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका को हाथ जोड़कर कहा कि हम ये ऑफिसर्स को छोड़ दीजिए, हम नाम दे देंगे। तो 5,726 नामों को अमेरिका को स्विट्ज़रलैंड बैंक ने दे दी, इन दोनों बैंक ने। अब हमारे देश में भी बम्बई में क्रेडिट स्विस है, हमारे देश के बम्बई में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है। तो जो अमेरिका ने किया हम भी कर सकते हैं, परंतु इसको आप पसंद नहीं करें। तो तीसरा रास्ता है, वो तीसरा रास्ता है जो यूनाइटेड नेशंस ने 2005 में एक रेजोल्यूशन पास की, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि यदि कोई देश को संदेह है कि किसी देश में अपने देश के नागरिकों का गुप्त बैंक अकाउंट है, तो पार्लियामेंट से या उनकी जो लेजिस्लेचर है उससे एक कानून पास कर दें कि ये सारे जो उनके नागरिक के अकाउंट्स हैं इस देश में, उसका हम राष्ट्रीयकरण करते हैं। तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद यूनाइटेड नेशंस के दबाव पर ये देश सारा पैसा भी दे देगा, नाम भी दे देगा, अकाउंट की विवरण भी दे देगा। ये मुबारक का अभी जो पैसा इजिप्ट ने मंगवाया वो इस रास्ते से किया। लिबिया का गद्दाफी का भी बैंक अकाउंट इसी प्रकार से पता लगा, और फिलीपींस की मार्कोस का भी इसी रास्ते से पता लगा। तो हमें पार्लियामेंट में कानून पास करने की जगह ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। ये एक तीसरी रास्ता है। चौथी रास्ता है कि हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, वो आस्ते आस्ते चलती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस पैक्ट है। तो ये 4 रास्ते हैं। 24 मार्च को मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री को अकेला मिलने के लिए उनके घर में, जब होली मनाई जा रही थी। ना वो मना रहे थे ना मैं मना रहा था, तो और रेस्को रोज में कोई भी नहीं था, तो हमें थोड़ी विवरण यानी लंबी बात करने की मौका मिली। तो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि इन 4 रास्ते से ये जो यूनाइटेड नेशंस का रास्ता है वो सब मुझे लगता है जो सबसे करने लायक जैसा लगता है। तो इसमें आप एक नोट भेजिए, मैंने नोट भेजा है। वैसे तो लोग चाहेंगे कि अमेरिका ने जो रास्ता अपना है वो भी हिंदुस्तान अपना है। हाँ, सहमत है ना आप लोग? मेरी राय में वही पसंद है, वही पसंद है। और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी
कि बैंक अकाउंट का डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, गुप्तचर विभाग से जो प्राप्त किया है। सोनिया गांधी का तो एक बैंक अकाउंट है सरासिन बैंक जो जिनीवा में है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जॉइंट अकाउंट है पिक्टेट बैंक ज्यूरिक में। और पिक्टेट बैंक के बारे में मुझे कंफर्मेशन ये बात से है कि जब राहुल गांधी बॉस्टन में पकड़ा गया, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, हाँ 26 जून 2001 में, तब 26 सितंबर 2001 में, तब हमारी सरकार के हस्तक्षेप के कारण उसको छोड़ दिया गया था। वो आ रहे थे लंदन से और जा रहे थे कोलंबिया, जहाँ उनके गर्लफ्रेंड का घर है, और गर्लफ्रेंड के साथ ही जा रहे थे। और बॉस्टन में ये जो होमलैंड सिक्योरिटी और FBI इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल। दर्शकों को मैं ज़रा मौका दूंगा, क्योंकि हमने आज के कॉन्क्लेव में ये थीम रखी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को बोलने का मौका दे। माइक जिनके पास है वहाँ से बोलने की शुरुआत करते हैं। माइक हाँ यहाँ दीजिए। मुझे इतना जरूर कहना चाहिए कि मैं बहुत अपेक्षा के साथ बैठा हूं कि अमर सिंह शीघ्र ही राज्यसभा में शपथ लेंगे, हाँ, ताकि हम लोग दोनों पुराना परिचय होने के कारण दोनों मिलकर यानी जो चक्की पीसती है ना, वैसे चक्की पीस सकते हैं। स्वामी जी, संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक समान कानून होगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक उसका ड्राफ्ट भी नहीं बना। इसके चक्कर में समान नागरिक संहिता के बारे में बहुत सारा भ्रम पैदा हुआ है। आप राज्यसभा में हैं, तो क्या एक इसका ड्राफ्ट बना के कम से कम ड्राफ्ट बन जाए तो उस पर चर्चा तो शुरू हो। नहीं, ड्राफ्ट के लिए कोई देरी नहीं होगी। हमारी जो पार्लियामेंट हाउस में जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, वो तो एक दिन में 24 घंटे में वो ड्राफ्ट बिल बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करो, तो सिर्फ फैसला करने की बात है और एक विधायक को पेश करने की बात है। तो आपको ये निराशा क्यों है? 2 साल में नहीं हुआ तो अगले 3 साल में नहीं होगा, ये किस विश्वास के साथ? नहीं, उनको भरोसा चाहिए कि अभी होगा। ये तो करना ही है, नहीं तो आप चुनाव में मुंह नहीं दिखाने लायक होंगे। तो इसी से ये होगा निश्चित। 370 धारा का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वो भी पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है 370 को हटाने के लिए, क्योंकि कानून जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार राष्ट्रपति एक विज्ञप्ति जारी कर दें कि 370 रद्द है, वो रद्द उसी समय हो जाती है। स्वामी जी, डॉक्टर कुमार गणेश, ये सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार आपको देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने जा रही है और ऐसा पक्का मानस बन चुका। ये बात कितनी सत्य है? हाँ, अगर यह सत्य है और ऐसा हो जाता है तो देश का सौभाग्य रहेगा। मुझे पार्लियामेंट के बारे में पता ही नहीं था। एक दिन फ़ोन आया हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का, और उन्होंने कहा कि मिलने के लिए उनके घर आ सकते हैं। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, और मैं गया तो उन्होंने ये बताया कि आपका नाम ये तय हो गया कि राष्ट्रपति को भेजना है, और एक अर्थशास्त्र के शास्त्री के नाते आपको नाम भेजेंगे। तो मुझे कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो यही उन्होंने कहा कि यही पूछने के लिए मैंने बुलाया, क्योंकि पिछले बार एक बार बुलाया था, कहा कि ये सारे 3-4 देशों मिलकर ब्रिक्स बैंक बनाई थी चाइना में, जिसमें तनख्वाह वो कह रहे थे कि 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ प्रति वर्ष, हाँ, सालाना। हाँ, और एक प्राइवेट जेट भी। तो उसको मैंने मना कर दिया, तो उनको शॉक लगा कि ऐसे अच्छी नौकरी को कैसे इसने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इतना साल हार्वर्ड में विदेश रहा, अब थक गया हूँ विदेश रहते हुए, तो मैं इंडिया छोड़कर जाने वाले नहीं हूँ। और इसीलिए उन्होंने पूछना था कि कहीं ना कह दे, तो यही जानता हूँ। अब मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको ये आगे ये पद दिया जाएगा। हालांकि आपकी राज्यसभा वाली न्यूज़ अमित भाई के पहले हमने बताई थी। वह बताई थी, पर तो अब मैंने क्या कहा, मैं विश्वास तब नहीं करूँगा, तब आपके अध्यक्ष पहले हमने बताया था कि आपका नाम आने वाला है। अगला सवाल। नमस्कार।
मेरा प्रश्न थोड़ा सा पर्सनल है। मुझे बताइए कि कांग्रेस में भी काफ़ी अच्छे कद्दावर और बेहतरीन लीडर्स हुए हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाया, देश की सेवा की। मुझे बताएं कि आप देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं या सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी मुक्त बनाना चाहते हैं, और क्या उसके पीछे कोई ज्यादती दुश्मनी कोई कारण तो नहीं? और फिर जब आपकी सरकार ने उनको अमेरिका में बचा लिया तो अब सजा दे देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? अब आपकी सरकार कहना गलत है, क्योंकि मैं उस समय बीजेपी में भी नहीं था और मुझे पूरा पता है कि हमारी सरकार में ये पकड़ में कभी आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। और तब मोदी भी नहीं थे, उस समय मोदी भी नहीं थे और तो वो हो गया। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इन लोगों से नहीं है, लेकिन इनके बारे जो संदेह पैदा हुई है उससे लगता है कि देश इनसे मुक्त होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुक्त होना, तो लोग कहेंगे ये सब चीज़ को पर्सनल कर दिया। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कहें कि कांग्रेस मुक्त भारत, और वैसे भी ये दोनों चले जाएंगे तो कांग्रेस की कम से कम 10-15 साल तो ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस वाले तो प्रियंका वाड्रा को बेटा होने पर भी फटाके फोड़ते कि एक वारिस आ गया। दैट्स राइट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं यहाँ मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये सोनिया गांधी और उसके जो सारे परिवार लोग हैं ये देश के हित में नहीं काम कर रहे हैं। जो इन्होंने हिंदू टेरर पर देश को इतनी बड़ी खतरे में डालने वाले थे, भगवान ने कृपा की कि एक इनको हटा करके हमारी सरकार बनाई। आपको आश्चर्य होगा कि पहला कदम यूपीए आते ही 2004 में सिमी जो लश्कर ए तैयबा के स्टूडेंट विंग है उस पर जो प्रतिबंध लगी हुई थी उसको हटा दिया। राहुल गांधी यूएस एम्बेसी में जाकर जो विकीलीक्स में इसका जिसका खुलासा हुआ, गुप्त रूप से गए और वहाँ के ऑफिसर को कहा कि हिंदू टेरर कांग्रेस पार्टी मानती है एलईटी से भी बहुत भयंकर है। अमेरिका ने हमसे समझौता एक्सप्रेस पर जो सामग्री प्राप्त की और उसके आधार पर उन्होंने CIA से भी प्राप्त की, तो अमेरिका ने एक दस्तावेज एक प्रपोजल रखा यूनाइटेड नेशंस में कि एलईटी माने लश्कर ए तैयबा को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन घोषित करना चाहिए, और उन्होंने घोषित कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने। उसके तुरंत बाद इन्होंने पलटी मारा और जिन लोगों को गिरफ्तार किया समझौता एक्सप्रेस को, उनको बेल देकर बाहर भेज दिया और ये फिर ये बनावटी बनाया हिंदू टेरर का। तो ये क्यों किया? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन लोगों का रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और उसका संदेह और भी ज़्यादा होती है क्योंकि जो वहाँ के लंदन में जो एक ISI की एजेंट है फरीदा अताउल्ला, वो सोनिया गांधी की घनिष्ठ मित्र है। जब प्रियंका की विवाह हुई थी तो 32 लोगों को ही सिर्फ बुलाया था, उसमें अध्यक्षता की उस विवाह के अवसर पर इसी फरीदा अताउल्ला। तो ये सारी चीज़ें जोड़ कर मुझे लगता है, और इनके पिताजी KGB के थे, पहले हिटलर के जो सेना है उसमें जवान थे। हिटलर आक्रमण किया रशिया में, वहाँ ये गिरफ्तार हो गए, जेल में 4 साल रहे, फिर जेल के अंदर उन्होंने KGB बनने के लिए मान लिया था, और फिर बेटी बाहर आए और बेटी को उन्होंने लंदन भेजा और वो भी वहाँ KGB के लिए काम की। तो ये सारी तो दस्तावेज हैं हमारे पास। इसके ऊपर कार्रवाई करने के पहले देश में तो सब चीज को सब लोगों को पता करना चाहिए। स्वामी जी, एक कॉमन सवाल पूछा गया जिसका कि आपने कुछ दिन पहले डेट भी बता दी है, लेकिन राम मंदिर जो कि आपके आने के पहले भी अमर सिंह जी और करीब सबसे सवाल पूछा गया, कैसे होगा? आपने डेट तो बता दी कि इस साल में हो जाएगा, लेकिन लोगों का ये भी सजेशन है
कि एक याकूब मेमन जैसे देशद्रोही के लिए अगर रात को 2 बजे कोर्ट खुलता है तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं रोज चल सकता? अमर सिंह ने भी बोला, इनके दूसरे पार्टी के जो नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने भी मुझे कहा कि तो मुझे चिट्ठी लिख दीजिए। मैं चिट्ठी में मैंने मूल जो बात मांगी है वो बहुत सरल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो याचिका पड़े हुए हैं उसकी सुनवाई दिन प्रतिदिन करे। दिन प्रतिदिन होगा तो फिर ये 1 महीने में सारा पूरा हो जाएगा। जीतना निश्चित है। क्यों जीतना निश्चित है? पहले तो जिस सख्त मुद्दे पर हमने बहस की थी, जो विवादित सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दे थे, उस पर जब बहस की हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हम लोगों को जीत मिली। ये मान लिया गया कि जो बाबरी मस्जिद जहाँ खड़ी थी उसमें 2/3 हिस्सा ये राम लाला के है, क्योंकि हमारे जो धर्म है उसमें ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके मंदिर का निर्माण हो तो भगवान प्रवेश कर जाता है और उस मूर्ति में विराजमान हो जाता है और उसके बाद मालिक भी उस मंदिर का वही बनता है। और एक बार ऐसा मंदिर बन जाए तो सदा के लिए मंदिर। तो ये एक बात है, ये सिद्ध हो गई। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे ही कह दिया कि अब थोड़ी समन्वय के लिए, एक शांति के लिए एक हिस्सा मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए दे दें। हमें कोई इतराज़ नहीं है मस्जिद बने, परंतु वो राम जन्मभूमि में नहीं बन सकता, वो सरयू नदी के उस पार बना सकते हैं। और मंदिर जो है, मंदिर तो मैंने बता दिया भगवान का स्थल है, लेकिन मस्जिद को जहाँ भी मैं विदेशों में जाकर मुस्लिम देशों में अध्ययन किया, सऊदी अरेबिया, कतार, ऐसे देशों में, वहाँ वो शरिया के अनुसार मस्जिद एक नमाज पढ़ने का जगह है, वो प्रार्थना स्थल है, उसको हटाया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। और आप गूगल में जाकर सिर्फ इतना लिखेंगे सर्च इंजन में कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क एंड सऊदी अरेबिया, तो आपको लंबी विवरण मिलेगी कितने कितने मस्जिदों उन्होंने तोड़ा, सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि जिस मस्जिद में मोहम्मद नमाज पढ़ते थे उसको भी तोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, अशोका होटल में पढ़ा जा सकता है, हवाई जहाज में पढ़ाया जा सकता है, सड़क पे भी पढ़ते हैं, सड़क पे भी पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि ये हमारे लिए पूज्य ज़मीन है, इसको छोड़ दो और बगल में सरयू नदी के उस पार ज़मीन जितना लेना लो और मस्जिद बनाओ। तो ये इसका समाधान होना चाहिए। और नरसिम्हा राव सरकार ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, एक एफिडेविट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के मांग पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बताइए आपकी सरकार की समाधान क्या है, तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट फाइल किया है कि यदि ये कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था उसके बाद मस्जिद बना, तो हम ये सारी ज़मीन को हिंदुओं को सौंप देंगे। ये सरकार का कमिटमेंट है। तो मैं आज इतना ही चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी पार्टी बना दिया है तो मैं भी बहस कर सकता हूँ। और हमारी सरकार से मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि हमारी जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको बोलिए कि कोर्ट में जाकर जब मैं ये विषय उठाने वाला हूँ जुलाई में कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो, उसमें सरकार भी कहे कि हम ये चाहते हैं। हम तो मैंने तो ओवैसी से बात की, उसने कहा मैं इसके पक्ष में हूँ। वो तो पब्लिकली भी बोल दिया कि मैं पक्ष में दिन प्रतिदिन। जिलानी जो उनकी वकील हैं सुन्नी वाकफ बोर्ड का, उससे मेरी आज बात हुई, उन्होंने कहा दिन प्रतिदिन बात हो। उत्तर प्रदेश सरकार जो एक पार्टी है इसमें, उसने भी कह दिया दिन प्रतिदिन में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मायावती के मिश्रा जी भी ने कहा कि आप एक चिट्ठी लिख दीजिए, हम निश्चित तौर पर आपको अनुकूल उत्तर देंगे। तो ये सारी कंसेंसस बना के दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी। तो ये जो मैंने बात बताई
कि मस्जिद क्या है, मंदिर क्या है, और वैसे पहले मंदिर था ये भी सिद्ध हो गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो हमारी जीत निश्चित है और दोनों मंदिर और मस्जिद बने, मस्जिद सरयू नदी के उस पार और मंदिर जन्मभूमि। चलिए, मोदी सरकार 3 साल जब हम अगले साल मनाएंगे तब मंदिर का काम शुरू हो चुका होगा। होना बिल्कुल, चाहिए। आपने टाइम निकाला, आज यहाँ पर आए। एक मेरा सवाल है जिसकी वजह से ये अखबारों में आजकल चर्चा में है कि आरबीआई गवर्नर को सेकंड टर्म नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो सेकंड टर्म नहीं मिलना चाहिए, कोई आपने मतलब रिसर्च किया इसका कि हाँ, बहुत रिसर्च किया, अगर रिसर्च किया होता तो क्या और होता? इस सभा में मैं बता सकता। मैं एक चीज आपसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीओ ने अपोज किया, कई सीओज ने अपोज किया कि आप गलत बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना वो तो हो गई, कोई नई विचार रखोगे तो कई लोग कहेंगे। एक जमाने में गलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज पर पृथ्वी की चक्कर नहीं लगाती है। तो इटालियन लोगों ने उसको पीट करके, चर्च ने हाँ, चर्च, वो इटालियन चर्च ने उसकी ऐसी हालत कर दी। तो हमारे देश में जो सच बोलता है उसके लिए थोड़ा पहले प्रॉब्लम होता है लोग उसको मानने में। तो मैं ये कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ राजन, जो अभी तक अखबार में नहीं आया वो है, और ना मैं प्रधानमंत्री की चिट्ठी में लिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो पहले से पता है, ये गवर्नर रिजर्व बैंक होने के बाद भी और केरला हाई कोर्ट मेरी याचिका में जजमेंट देने के बाद भी ये कहा, ये जो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक एक्ट इस देश में शरिया के अनुकूल बैंक बन नहीं सकता, इस्लामिक बैंक इस देश में बन नहीं सकता, जिसमें वो ब्याज नहीं लेते हैं, वो बैंक हमारे देश में बन नहीं सकता। और आरबीआई एक्ट में मना है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 27 में मना है, फिर भी इन्होंने शरिया बैंक बनाने के लिए ऑर्डर दी थी। और नवंबर 30 तारीख को 2014 में मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, अर्जेंट चिट्ठी। रात को 12 बजे उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो कल बनने वाली है उस पर रोक लगाओ, और वो रोक अभी भी लगी है। ये कोई व्यक्ति हमारे देश के लिए काम कर रहा है या किसी और के लिए काम कर रहा है, ये